नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेता 16 महीने के बाद एक दूसरे से मिले हैं। पीएम मोदी यहां पर कनाडा, यूके और यूएई के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका नेवी की ओर से ओमान तट के पास भारतीय नाविकों पर किए गए हमले का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी G7 के मंच पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों को लेकर सवाल करेंगे। 3 भारतीयों की मौत को लेकर काफी माफी मांगने की वजह उल्टा अमेरिका विदेश मंत्रालय मार्को रूबियो ने कहा कि इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से तैनात अमेरिकी सेना के आदेशों का सभी कमर्शियल जहाजों को तुरंत पालन करना चाहिए। और इसको लेकर भारत में गुस्सा है तो वहीं अमेरिका के रवैये पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने 13 जून को कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और दुनिया के दूसरे नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत में हुई विकास की समीक्षा करने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को पीएम मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके बाद वो G7 के नेताओं से सहयोगी भागीदारी और तकनीकी अधिकारियों के साथ बात भी करेंगे। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हाल ही में समय के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों के लिए जिस तरह की टिप्पणी की है उसको लेकर यूरोपीय देश के नेता काफी नाराजगी है और ऐसे में G7 में ट्रंप के मौजूदगी पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में राजनीति में एक बार फिर से बड़े सियासी भूचाल जो है वो चरम पर है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के पार्टी से अलग होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने सांसदों से फोन पर भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और कई सांसदों के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं, जिससे मातोश्री की चिंता और भी बढ़ गई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता खुद सांसदों को मनाने और पार्टी के साथ बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी बीच दिल्ली में तेजी से बदलते घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के इस संभावित टूट का ऑपरेशन टाइगर का संज्ञान भी माना जा रहा है। और इसी बीच शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां उनके बेटे और शिवसेना सांसदीय दल के नेता श्रीकांत शिंदे आज दिल्ली पहुंचने हैं। और बताया जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे संसद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के दौरे को लेकर ऑपरेशन टाइगर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि उद्धव गुट के कुछ सांसद आज श्रीकांत शिंदे के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक करेंगे और इस बैठक में शिंदे पिता पुत्र भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि पहले लोकसभा में एक अलग सांसदीय समूह बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बाद में उसे समूह का विलय शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में कराया जा सकता है। सियासी गलियारों में जिन सांसदों के नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है उनमें से संजय दीना पाटिल है, संजय देशमुख है, नागेश हैं, ओम राजे हैं और साथ ही कई दिग्गज जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा राजा भाऊ बाजे का नाम भी संभावित बागियों की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। हालांकि इनमें से कुछ सांसदों ने सार्वजनिक तौर पर पार्टी छोड़ने की बात से इनकार किया है। नासिक के सांसद राजा भाऊ बाजे और मुंबई नॉर्थ ईस्ट के सांसद संजय दीना पाटिल ने भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से वो खड़े हैं। और इन सारी अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने ममता बनर्जी वाली चाल चली है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पार्टी के किसी भी सांसद के अलग गुट बनाने या फिर किसी अन्य दल में विलय के दावों को मान्यता ना दी जाए। ठीक इसी तरह का पत्र ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी स्पीकर ओम बिरला को लिखा था। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी मुहर्रम को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार जो है बेहद ही शक्ति प्रदर्शन का होता है और ऐसे में मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत, डीजे ढोल ताशों के अनियंत्रित प्रयोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों को उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और
एसपी मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से संविदा स्थापित करे और सुनिश्चित करे कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की घटना न हो। पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया कि डीजे, ढोल और ताशों के अनियंत्रित उपयोगों पर भी प्रभावित नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूसों से किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए भी ताजिए की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 से 12 फीट से अधिक ऊंची ताजिया की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी की आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जोनल अपर और साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में सीएम योगी ने ताजिए को लेकर कड़ा संदेश जारी किया है और इसको लेकर अब सभी अधिकारी जो है अनुपालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले मुकाबले में मेसी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली हैट्रिक लगाई है। मेसी ने यह कामयाबी जो है अल्जीरिया के खिलाफ मुकाबले में हासिल किया और इस हैट्रिक के साथ ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। बड़ी बात यह है कि मेसी ने ये तमाम कामयाबी अर्जेंटीना के लिए अपनी 200वीं मैच में हासिल की है। अल्जीरिया के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेसी ने अपने हैट्रिक को लगाने की शुरुआती मैच के 17वें मिनट से की है और ये वो समय था जब उन्होंने अपना पहला गोल दागा। पहले हाफ मेसी के इस एक गोल के साथ ही खत्म हुआ। दूसरा हाफ जब शुरू हुआ तो अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त को 2-0 में बदलने में भी मेसी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उन्होंने 60वें मिनट की मैच में अपना दूसरा गोल किया और इसके बाद से तीसरा गोल मेसी ने इस अंदाज में दागा कि जैसे लगा कि सच में जादू हुआ है। मेसी ने अल्जीरिया के डिफेंस को पूरी तरह से भेद कर ये गोल किया और अपनी हैट्रिक पूरी की है। फीफा वर्ल्ड कप में तो ये मेसी की पहली हैट्रिक ही है और इसके अलावा ये उनका इंटरनेशनल करियर की 11वीं हैट्रिक भी है और इस हैट्रिक के साथ उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल दागने के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। फीफा वर्ल्ड कप में अब मेसी का भी 16वां गोल हो चुका है। अभी तो मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला ही मैच खेला है। आगे और भी रिकॉर्ड टूटने बाकी है। ऐसे में नया रिकॉर्ड भी बनते जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी ने फिलहाल इतिहास रच दिया है और हालांकि अल्जीरिया के खिलाफ मैदान में उतरते ही ये बड़ा गोल बना दिया और ऐसे में मैदान पर उतरने के साथ ही वो सबसे ज्यादा 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर भी बन चुके हैं। दुनिया में अपने जादुई खेल से सबका दिल जीतने वाले मेसी ने पिछली बार अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा किया। उन्होंने फाइनल में फ्रांस को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। फुटबॉल टाइमिंग और मैच 3-3 से बराबर रहा था और ऐसे में पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने 4-2 से मुकाबला अपने नाम किया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन को ओबीसी समाज के बीच सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की उनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों के सबसे बेहतर रक्षा जो है वो बसपा सरकार ही कर सकती है। मायावती ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और मोहल्ले तक पहुंचकर ओबीसी समाज को बसपा की नीतियों और उपलब्धियों से अवगत कराएं। उन्होंने संगठन को सभी वर्गों के बीच जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। बसपा नेतृत्व का मानना है कि आगामी चुनाव में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उनके बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करना आवश्यक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी जो है राजनीति में ओबीसी वर्ग एक बार फिर से निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है, वहीं बसपा भी अपने पारंपरिक दलित ओबीसी सामाजिक गठजोड़ को पुनर्जीवित करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में मायावती की यह बैठक मिशन 2027 की दिशा में बसपा के चुनावी रोडमैप का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। मायावती ने जिस प्रकार से दलित वोटरों के साथ साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट बैंक के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है, उसका असर अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है। ओबीसी वोट बैंक पर लगातार बीजेपी और सपा दावे करती रहती है और 2014 के बाद से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाते दिखे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का गेम खेला था और यादव समाज के साथ साथ ओबीसी को भी साधने की पूरी कोशिश की थी।
वहीं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में झुग्गी पुनर्वास और पुनर्स्थापना को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। और इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में केवल आवास ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी ताकि लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली और इस्लाम और साथ ही झुग्गी झोपड़ियां पुनर्वास और पुनर्स्थापित नीति 2026 को जल्दी अधिसूचित किया जाए। साथ ही डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की पीपी मॉडल पर 5 झुग्गी कलेक्ट्रेट को पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा 50 अतिरिक्त कलेक्ट्रेटों के लिए भी परियोजना दस्तावेज और निवेदिता तैयार करने को कहा गया है। वहीं गुजरात के बड़ोदरा जिले में भीषण हादसे की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लग्जरी बस और ट्रक की टक्कर हो गई है और 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 26 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से पूरी तरह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई लग्जरी बस राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरात के सूरत जा रही थी और इसी बीच बड़ोदरा में इसका एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद से रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। रेस्क्यू टीम ने घायलों को तत्काल ही एसएचजी अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सूरत जा रही ये बस बालाजी ट्रैवल्स की लग्जरी बस थी। बस के ड्राइवर ने आगे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और बड़ोदरा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को बाहर निकाला गया। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ड्राइवर की लापरवाही भी निकलकर सामने आ सकती है। ऐसे में पुलिस जो है दोनों एंगलों से जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिस पर अदालत ने विधानसभा चुनाव रथिंद्र बोस से कई अहम सवाल भी पूछे गए हैं। मामले में सवाल उठाया गया है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष बहुमत वाले दल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर सकता है और क्या दोनों पक्षों को सुने बिना ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल से यदि 2 अलग अलग नाम भेजे जाएं तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जानकारी के अनुसार टीएमसी और से 2 अलग अलग नाम निकलकर सामने आए हैं। एक नाम जो है पार्टी नेतृत्व की ओर से भेजा गया है, जबकि दूसरा नाम बागी विधायकों की ओर से भेजा गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने बागी गुट द्वारा भेजे गए नाम को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद से मामला अब अदालत पहुंच गया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के 6 से 7 बागी लोकसभा सांसदों के दिल्ली पहुंचने से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार सांसद एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक कर सकते हैं और इसके बाद इन सांसदों द्वारा अगले गुट बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। और ऐसे में ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही। इस घटना के बाद से यूबीटी खेमे में आक्रामक रुख अपनाते हुए दल बदल की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए लगातार सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष और औपचारिक पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि किसी भी संभावित अलग गुट या विलय के दावों को मान्यता ना दी जाए। पत्र में दल बदल कानून विरोधी कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि मूल पार्टी की सहमति और औपचारिक विलय के बिना अलग गुट बनाना अयोग्यता की श्रेणी में आता है। और इसी बीच पार्टी ने कथित तौर पर ऑपरेशन टाइगर के तहत अपने सांसदों को एकजुट रखने और टूट रोकने की रणनीति तेज कर दी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले 10 राजनीतिक पार्टियों ने कुल 28,000 करोड़ का चंदा जुटाया है, जबकि बाकी जो चंदे बचे हैं उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। और ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार इस 10 पार्टियों में 5 राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, लोक शक्ति पार्टी, रामविलास की और असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी इसमें सामने आई है। खर्चे ये वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ विषय है। आप देखिए बिहार सरकार का रिपोर्ट आया है और बिहार सरकार के उस रिपोर्ट में ये कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम लोगों ने बजट के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करके ये बिहार को चेताया था कि बिहार की वित्तीय स्थिति इस वर्ष इतनी खराब होने वाली है जिसकी कल्पना अभी हम लोग भी नहीं कर सकते। 3,48,000 करोड़ के बजट पर
93,000 करोड़ का नेगेटिव कैश बैलेंस, 11% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट और 4,08,000 करोड़ का इनका उस समय का जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसमें प्रोजेक्टेड नंबर था ऋण का, डेट का, जो इस साल वो ब्रिज करने वाला है। चूंकि इनका एस्टिमेट था कि 40 से 50,000 करोड़ का ऋण लेंगे, अभी इन्होंने केंद्र सरकार से 18,000 करोड़ अतिरिक्त मनी और आरबीआई से 40,000 करोड़ मांगने का अभी आधा भी पार नहीं हुआ है, जो है जून हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वेतन नहीं मिल रहा है, लोगों को सैलरी और पेंशन नहीं मिल रहा है, छात्रों का जो छात्रवृत्ति है, उनकी जो फीस है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो बिहार सरकार उसका लंबे समय से भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2025 में जीएसटी का नंबर था 2,258 करोड़, वो घटकर 1,773 करोड़ हो गया है। वहीं टीवी एक्टर संचित उगले की संदिग्ध मौत के मामले में जांच में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को अब उनका मोबाइल फोन मिल गया है, जिसकी जांच के लिए अहम सबूत भी माना जा रहा है। पुलिस फोन में मौजूदा चैट्स और गैलरी की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार अगर फोन से किसी भी तरह का डेटा डिलीट होने का शक पाया जाता है तो उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि डिजिटल सबूत इस केस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि संचिता पिछले लगभग 6 महीने से डिप्रेशन का इलाज करवा रही थी। पुलिस को डॉक्टर के साथ उसकी बातचीत से जुड़े चैट्स भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है और अब पुलिस डॉक्टर से भी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि समझा जा सके कि आखिर उन्हें किस कारण से मानसिक तनाव हो रहा था। और परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि टीवी इंडस्ट्री में काम के दौरान संचिता लंबे समय से परेशान थी। पुलिस अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं मानसून को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मानसून 8 जून से पश्चिमी तट पर लगभग स्थिर है। मौसम एजेंसी के मुताबिक मानसून को मुंबई आने में 7-8 दिन लग सकता है और इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मौजूदा लो प्रेशर एरिया यानी कि डिप्रेशन नहीं बन रहा है। ऐसे में मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है। राजस्थान, जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत 23 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान समेत 10 जिलों में 2 इंच बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ग्वालियर, सागर समेत 8 जिलों में आंधी बारिश का असर रहेगा। बिहार के भागलपुर, पूर्णिया और चंपारण समेत 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को पटना समेत 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को बारिश और तेज हवाएं चली। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया, जिसका ये जून का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद से मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच सकता है और ऐसे में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीयत ही पेपर लीक को रुकवाने की नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले में राजनीतिक खरीद फरोख्त का भी गंभीर मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए भी मुद्दा उठाया है। ऐसे में उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के पीछे एक बड़े संगठित सिंडिकेट और राजनीतिक साठगांठ का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक का धंधा कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बल्कि अरबों रुपए का काला कारोबार है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अरबों का धंधा है और इसके पैसे नीचे से लेकर बिल्कुल टॉप तक जाते हैं। मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी फ्रांस में ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग है। ट्रंप को आज आप साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए, ट्रंप ने हमारे 3 भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी मिसाइल दाग के। उनको साफ साफ 140 करोड़ भारत के लोगों का संदेश दे दीजिए कि भारत के लोग बहुत नाराज हैं। भारत एक महान देश है, एक शक्तिशाली देश है। भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी, 3 भारतीयों की ट्रंप ने मौत के घाट उतार दिया। 3 भारतीयों को आपने एक ट्वीट तक नहीं किया।
आपने एक संदेश तक नहीं दिया, आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तक नहीं की। हमें एक शक्तिशाली और बहादुर प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमें कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें चुप रहने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आज आपको अपना भारत के लोगों की गुस्सा और उनका जो दुख है वो ट्रंप को बताना पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दे दीजिए कि ट्रंप को और अमेरिका को भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भारत अमेरिका से बदला लेने में सक्षम है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।